जो वहाँ के एसडीएम है वो कहते हैं कि जी बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि बिटिया ने अपना जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उसमें क्लियर कट बोला है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। डीएम कहते हैं जी जो हमारे पास जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी कोई सीमेन नहीं मिला है। उन बेवकूफ़ों से ये पूछो कि कब एफआईआर हुई, कब बलात्कार हुआ और कब मेडिकल हो रहा है। अगर विद इन टाइम, अगर 24 घंटे के अंदर उस बिटिया का मेडिकल होता तो जरूर कुछ ना कुछ मेडिकल में होता। मेडिकल में सीमेन नहीं आया, लेकिन वहाँ के जो एसडीएम हैं, वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं जी बलात्कार हुआ ही नहीं है, कोई कुछ मिला ही नहीं है। उन्होंने शायद आईपीसी की धारा 375 नहीं पढ़ी कि अगर सीमेन मिलता है नहीं मिलता है, इस बात से तो कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि 2013 और 2018 में आईपीसी अमेंड हो चुकी है। उस आईपीसी के अमेंड होने पर 375 में जो तब्दीली हुई है, नो नीड फॉर सीमेन, कोई जरूरत नहीं है कि सीमेन मिले। उनको कौन पढ़ाए? वो जानते सब हैं, वो जानते सब हैं, लेकिन वो जानबूझ के, क्योंकि सरकार उनकी है, दबाव उनका है, वो चाहते तो एफआईआर हो जाती, चाहते तो मेडिकल हो जाता, और अगर चाहते तो उस बिटिया को बहुत अच्छी तरीके से एक सांसारिक रूप से उसका जो अंतिम संस्कार होता, लेकिन नहीं होने दिया। जो सबूत मिलते उन सबूतों को मिलने ही नहीं दिया। अगर इस कांड में प्रशासन सफल हो जाता है तो हमारे समाज की जो बेटियां हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए जो ये टारगेट किया जा रहा है, फिर हमारे समाज की बेटियों के साथ ही नहीं, यहाँ के हमारे समाज के जो लोग हैं, जो उनकी हत्याएं हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, इस तरीके से फिर बार बार होगा। ये एक तरीके से इस तरीके से बना दिया गया है कि भाई कमज़ोरों को और जो मतलब जो गरीब लोग हैं उनको दबाने के लिए, उनको सबूत नष्ट करने के लिए, उनकी आत्मा को, उनका मनोबल गिराने के लिए कि कहीं ये अपने खिलाफ हो रहे अपराधों को के खिलाफ खड़े ना हो जाएं, उसके इनके मनोबल को डाउन करने के लिए इस तरह की जो मतलब प्रशासन खुद इस बात को कर रहा है, तो ये बड़ा दुखद है कि हम 85% की बात करते हैं, लेकिन 85% हमारा साथ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगुवाई, चाहे वो मंडल कमीशन का आंदोलन रहा हो, चाहे वो बहन, इसकी अगुवाई चमार और जाटव के अलावा कोई व्यक्ति, कोई संगठन सामने नहीं आया। आज ये जो प्रेस वार्ता है, ये नीली क्रांति और बहुजन जागरूक मंच और डॉक्टर अम्बेडकर मिशन, तीन हमारी संयुक्त तीन संगठनों की संयुक्त प्रेस वार्ता है। बड़े भाई ओमवीर जी, कुंडलिया जी और तमाम साथी, जोगिंदर जी, संत साहब और एडवोकेट साहब, हमारे साथी और जो जिम्मेदार साथी सामने बैठे हैं, सब समाज के लोग हैं और संगठन के लोग हैं, साथी हैं। एक आप सब लोगों को बुलाने का एक मेन उद्देश्य यही था कि मुल्क भर में जब से हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी जो सरकारें देश के भिन्न भिन्न राज्यों में चल रही हैं और केंद्र में जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसमें ख़ास तौर से SC ST की महिलाओं को जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ में दुराचार, जघन्य अपराध, सही एक सामूहिक बलात्कार जैसी उनके मर्डर, हत्याएं और हमारे घरों को आग लगाना, तमाम आप पिछले 5-4 मिनट में 5-4 साल में देखा है, 6 साल में देखा है किस प्रकार से समाज के साथ में शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है। उन्हीं तमाम बातों को लेकर के हद तब हो जाती है कि तब हाथरस में मनीषा वाल्मीकि जो हमारी बहन हमारे समाज की थी, उसको दबंगों ने, ठाकुरों ने पहले उसका रेप किया और उसके बाद में उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जबान काट दी गई और उसको सरकार ने ना तो बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, ना ही 4, 5, 6, 7 दिन तक उसकी कोई स्टेटमेंट दी, और जिस प्रकार से बाद में लीपापोती की गई और रात के अंधेरे में 3 बजे जिस प्रकार से उसकी डेड बॉडी को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई, तो ये सब अमानवीय कार्य हैं। इनके विरोध में समाज को लेकर के, समाज को न्याय किस प्रकार से मिले, इसी बात को लेकर के आज की ये प्रेस वार्ता है। तो मैं ओमवीर जी हमारे सीनियर साथी हैं, वो आपको बताएंगे कि हमारा क्या प्लान है और क्या किस प्रकार से आगे की हमारी क्या रणनीति है। ओमवीर जी। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और साथियों, देखिए, वैसे तो जिस तरह की घटनाएं SC ST OBC के खिलाफ देश में एक माहौल बनाकर किया जा रहा है, वह एक बड़ा षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के तहत भी हम इस मीडिया के माध्यम से सरकारों को ये सजग करना चाहते हैं
कि जिस तरह का तंत्र आप चलाना चाहते हैं शायद उसमें आपको सफलता नहीं मिले। जिस तरह का जघन्य अपराध अभी हमारे समाज की एक बेटी, जो बहुजन मंच की एक बेटी है, बहुजन समाज की बेटी है मनीषा वाल्मीकि, जिसके साथ हाथरस के अंदर विभत्स एक बहुत दरिंदगी पने से उसके साथ जो बलात्कार किया गया, और बलात्कार ही नहीं किया गया, उस पूरी समूल जाति को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। उसके पीछे एक बड़ी सोची समझी चाल है। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, यही मांग करेंगे कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, अगर सरकार की मंशा है तो सरकार इस मंशा को भूल जाए और वो अपने इरादों को बदल ले और समाज को इकट्ठा करने का प्रयास करे, ना कि बखेरने का प्रयास करे। जो ये हाथरस में घटना घटी है हमारी एक बहन के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से वहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन ने तमाम नेशनल मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया, इससे साफ लग रहा था और है भी कि कहीं ना कहीं कुछ छिपाया जा रहा है। ये संदेश समाज में पूरे में है, जो हमारे बहुजन समाज है, जो हमारा दलित समाज है, उसके मन में आज भी ये शंका है कि शायद इस प्रकरण में हमें न्याय मिले। मुझे भी ये शंका है पूरी कि प्रशासन या सीबीआई नहीं लगता कि इसमें हमें न्याय दे पाई। जिस तरह से सरकार की तरफ से ये बयानबाजी हुई, तुरंत फुरत जो है ये कहा गया कि इसमें जो है जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी फंडिंग हुई है। जल्दबाजी में बयान आया, इसलिए आया कि इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या ज़रूरत थी? हमारे पास तमाम एजेंसियां हैं, सीबीआई के अलावा भी जो एसटीएफ वगैरह जो वहाँ लगाई गई, उसमें भी जो है तभी ये लगने लगा था जो विरोधाभासी बयान सरकार और जो प्रशासन की तरफ से दिए गए। बार बार ये कहा जा रहा था कि ऐसा नहीं, ये तो पहले जो बयान दिया था उसमें उनकी मां ने, जो मनीषा बहन की जो मां थी, कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा। 3 बार जो है एफआईआर को चेंज किया गया, उससे स्पष्ट संदेश है कि न्याय नहीं मिल रहा। जिलाधिकारी महोदय को आज तक नहीं बदला गया। जिलाधिकारी तमाम निगरानी रख रहे हैं, अब भी सीबीआई की जांच के बाद भी उन्हीं के माध्यम से बयानबाजी हो रही है। जिलाधिकारी को ना बदलना स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की जो नीयत है उस पर हमें संदेह है, मुझे तो संदेह है। एक तरफ दलितों की वोटों के ठेकेदार जो ये कहते हैं कि हम दलितों के हिमायती हैं, इतने बड़े बहुजन समाज की जो रक्षा की बात करते हैं, वो सड़कों पर नहीं आए। मध्य रात्रि अंत्येष्टि कांड ये वाकई भयावह है। शायद मैं समझता हूँ कि इतिहास के पन्ने भी अगर खंगाले जाए तो शायद इस तरह का उदाहरण हमें उपलब्ध नहीं होगा। और सबसे जो दुखद है, हमारे साथियों ने इसकी तमाम बातें कही हैं, सबसे बड़ा जो दुखद है इसमें कि जो प्रशासन ने इस तमाम जातियों को होने दिया, इसमें मुझे तो ये लगता है कि जो प्रशासन भी जो है ना, जो सवर्ण जाति या जो हम ये कहेंगे कि जिन लोगों ने ये अपराध किया उनके साथ है, और उसी का ये दुष्परिणाम है कि प्रशासन को रात्रि के 2:40 पर उसकी अंत्येष्टि करनी पड़ी, जिसमें कि परिवारीजनों का जो सहभागिता होनी चाहिए थी। दरअसल किसी भी अंत्येष्टि में मैं समझता हूँ कि परिवारीजन ही उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन ने जानबूझ करके वो तमाम जो सबूत थे उनको जो है ना निस्तानबूझ किया है। विरोध जताने के लिए इस पूरे आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी।
जो परिवार के जो सांस्कृतिक अधिकार थे, अंतिम संस्कार का जिस तरीके से उन्होंने पेट्रोल छिड़क के किया, मुझे लगता है कि ये मतलब अमानवीय ढंग है, बहुत ज़बरदस्त अमानवीय ढंग है, जो लोगों को, हमारे समाज को, जो कमज़ोर समाज है उसको ये लगता है कि शायद इसमें जो है हमें वो न्याय मिलने वाला नहीं है। अब अगर आप 131 जो सांसद हैं या जो विधायक लोग हैं, अगर आप उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं वो कि वो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, वो पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पित हैं, वो समाज के प्रति समर्पित नहीं है। क्योंकि उनको ये अवधारणा, ये इस तरह से उनको कहा जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम इस समाज की वोटों से नहीं जीत रहे हो, तुम इस समाज की वोटों से नहीं जीत रहे हो, तुम इस पार्टी की वोटों से जीत रहे हो। तो वो जो मतलब जो MP हैं, MLAs हैं, वो अपनी पार्टी की नीतियों के हिसाब से, उनकी पार्टी की स्थिति के हिसाब से वो उनको जो है चुप रहने पर मजबूर करते हैं उन्हें। तो हालांकि उनको बोलना चाहिए। जो हाथरस की बिटिया के साथ जो ये 14 सितंबर की घटना घटी, उसके बाद भी FIR इतनी मुश्किल से हुई, उसके बावजूद 29 तारीख को बिटिया की हत्या कर दी जाती है। इसलिए हत्या होती है क्योंकि बीच में उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता हो तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। उसके बावजूद उसको रात को 2:30 बजे जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डाल के। अब आज ये हमारे सामने आज एक समस्या है कि जो सरकार किसी बिटिया को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट ना दे, उसका रात के 2:30 बजे अंतिम संस्कार कर दे विदाउट उनके परिवार वालों के, तो उसको न्याय कैसे मिलेगा? क्या हम उम्मीद करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट के जज बैठे हैं, जो सरकार कहती है वो जजमेंट आते हैं, जो वो कहते हैं? सरकार ने कहा कि आरक्षण के प्रति ये वाला जजमेंट आना, वो आ जाता है। सरकार कहती है कि बाबरी मस्जिद के संबंध में ये जजमेंट आना, तो वो जजमेंट आ जाता है। कैसे विश्वास कर लें हम लोग कि जजमेंट इस वाली हमारी हाथरस बिटिया के बारे में भी हमें न्याय मिलेगा? मैं समझता हूं साथियों, न्याय तो तभी मिलेगा कि हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर, जितने भी संगठन से हैं हमारे समाज के, सबको एक साथ आना पड़ेगा। जो आज ये पहल हो रही है, जो ये संयुक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है आज वसुंधरा के अंदर, ये बहुत ही बढ़िया पहल है। हम सबको रोड पे आना पड़ेगा, हम सबको एक साथ मंच पे आना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी हाथरस की बिटिया को, या हमारी और बिटिया हैं जिनके साथ ऐसे अत्याचार हुए हैं, एट्रोसिटी हुई है, उनको न्याय हम दिला पाएंगे। साथियों, आज जो हाथरस की गुड़िया की बात हो रही है, बहुत ही चिंता का विषय है। एक बात तो यह है कि सामाजिक बुराई है। हालांकि हम लोगों ने आज़ादी के बाद सोचा था कि जो आज़ादी से पहले एक जमींदारी प्रथा, धकियानुसी, सड़ी गली व्यवस्था थी, शायद वो आ गई, थोड़ा सा पॉजिटिव आएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ सालों से वो चीज़ दोबारा से लौट के आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, सामाजिक बुराई है। जैसे हाथरस की गुड़िया के साथ हुआ है, एक सामाजिक बुराई थी, गलत था, निंदनीय है। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन का रवैया था, प्रशासन ने इस न्यूज़ को, इस इतनी विध्वंस घटना को फेक न्यूज़ भी बताया था। कहीं से एक न्यूज़ निकली थी तो वहाँ के अधिकारी ने उसको फेक न्यूज़ कहा था। ये बड़ी शर्म की बात थी। उसके बाद अगर सोशल मीडिया ना होता, आप जैसे पत्रकार ना होते, तो शायद ये मुद्दा उभरता भी नहीं। और जिस तरह से सारी मीडिया को रोक दिया गया था, हालांकि मीडिया का धन्यवाद है, सोशल मीडिया का धन्यवाद है, जिसने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है।